हाँ जी। ना नाम बताऊंगा ना ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल का दबाएं, क्योंकि मैंने बहुत गौर किया तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मिन्नत कर रहा हूं, लेकिन जिसको ज़रूरत होगी वो चैनल देखेगा या उस तक पहुंच जाएगा। इसलिए कि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए। उस्ताद को अपने शागिर्दों से ये मिन्नत करनी कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, बेल की घंटी बजाएं, अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि आइंदा से मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। बस आज वजाहत की है, इसके बाद वजाहत भी नहीं। कल हमने कहा था कि हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो इजाफा तो नहीं हुआ। तो वही बच्चे 4 बच्चे जो थे वो 4 बच्चे आज मौजूद हैं, और इनसे भी जब तक इनका दिल करेगा, कंपल्शन नहीं, इल्म हासिल करने के लिए जोश चाहिए, जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, मिन्नत तरला नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो ज़रूर, वरना मैं तो अपने केसों में अपनी उसमें बिज़ी भी रहता हूँ, और अब आराम करने को भी दिल करता है। लेकिन अपना बाज़ का दिल करता है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, और ना भी डालूँ तो मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप लोगों के सवाल हुए, आप लोग सीखना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आज दोस्त आए थे, तो इनमें जो है वो अपना ये तारुफ कराएंगे, और अपना सवाल भी जब सवाल होगा तो इनकी तरफ कर देना। समरून है, सद्दाम हुसैन है, अली तनवीर हैं, और कुरतुल ऐन हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे लेडीज फर्स्ट से। चलें, कुरतुल ऐन आप करो बच्चा सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हम एफआईआर में कोई जुर्म ऐड या डिलीट करवा सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? हाँ, देखिए, किसी भी लम्हे तफ्तीश के दौरान एफआईआर दर्ज होने के बाद फ़ौरन ही तफ्तीश शुरू हो जाएगी। तफ्तीश के दौरान अगर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ये समझता है, या जो नई शहादत आती है, या गवाहान या मुस्तगीस कोई बात नई बात उसको एक्सप्लेन करता है, तो वो समझता है कि इस जुर्म का भी होना पाया गया है, या वाक़यात से इस जुर्म का होना भी पाया जाता है, तो वो न्याय दफात को ईजाद कर सकता है। ठीक हो गया, और ऐड कर सकता है। और अगर वो समझे कि भाई ये जुर्म तो नहीं बनता, ये बनता है, तो वो हज़फ भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। एक तो उसको ये अख्तियार है, मुद्दई को, गवाहान को नहीं अख्तियार। दूसरा अख्तियार किसको है? दूसरा अख्तियार इलाका मजिस्ट्रेट को है, जो तफ्तीश को सुपरवाइज करता है। तमाम तफ्तीश इसके रहमो करम पे नहीं छोड़ी गई कानून ने, उसको सुपरवाइज करेगा इलाका मजिस्ट्रेट। तो वो अगर समझता है कि इस जुर्म का इतलाक नहीं बनता, तो वो हदायत देगा, खुद नहीं करेगा, हदायत देगा कि ये जुर्म बनता है, इसको इजाद करो, या ये जुर्म नहीं बनता, इसको हज़फ होना चाहिए। डायरेक्शन भी नहीं, बल्कि अपनी ओपिनियन देगा वो। ठीक हो गया। या फिर ट्रायल कोर्ट कर सकती है, या जब चलान आता है अदालत में, जब चलान कंप्लीट 173 की रिपोर्ट आती है, तो उसमें भी जो इलाका मजिस्ट्रेट है जाएगा तो पहले चलान उसके पास 190 के तहत, और वो फिर देखेगा। पोस्ट ऑफिस तो नहीं है कि जैसे का जैसा आया भेज दे, वो ये समझता है कि एंटी टेररिस्ट का भी इसमें जुर्म बनता है, तो वो अपनी ओपिनियन लिख के, अपनी वजाहत लिख के, अपना ऑर्डर लिख के टेररिस्ट कोर्ट को भेज सकता है वो। अगर वो कहता है कि नहीं, ये सेशन कोर्ट का ट्रायल नहीं बनता, ये सेक्शन 30 का बनता है, तो वो अपनी रीजन लिखेगा, और सेशन कोर्ट को भेजने की बजाय मजिस्ट्रेट सेक्शन 30, कहने का मतलब है वो कर सकता है। फिर और बात है कि उसका भी लिखा हुआ हर्फ आखिर नहीं है, उसके ऑर्डर को भी फिर मुस्तगीस पार्टी या एक्यूज साइड चैलेंज कर सकती है आगे, कि नहीं जनाब, इसने जो ये इजाद किया या जिसने ये ऑर्डर किया है, ये गलत किया है। तो उसके बाद आखिरी आ गई, स्टेप आ गया ट्रायल कोर्ट का। ट्रायल कोर्ट कब करेगी? जब वो ट्रायल करेगी तो क्या करेगी? चार्ज फ्रेम करेगी। जब वो चार्ज फ्रेम करेगी तो वो डॉक्यूमेंट्स देख के ये कहेगी, लाजमी नहीं कि लकीर के फकीर की तरह के जो उन्होंने चलान में लिख के भेज दिया उसी के तहत चार्ज करेगी। नहीं, वो ये कह सकती है कि डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, केस की एविडेंस के, एविडेंस नहीं, केस की जो एलिगेशंस हैं या जो केस में डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसके मुताबिक ये जुर्म बनते हैं, तो वो केस के मुताबिक फर्द जुर्म लगाएगी, चार्ज फ्रेम करेगी। ठीक जी, अली तनवीर। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम अली तनवीर है और मेरा क्वेश्चन ये है कि एफआईआर को मॉडिफाई या अमेंड किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा यूनिक सवाल है। एफआईआर में अमेंडमेंट नहीं हो सकती, किसी एक नुक्ते की भी काटपीट नहीं हो सकती। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक दफा लिखा गया तो इसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती, कोई इजाफा नहीं हो सकता। हाँ, क्या हो सकता है? तितिमा बयान देगा, वजाहत करेगा। तितिमा बयान अब क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस स्टेटमेंट, उसकी वजाहत है। उस वजाहत में देगा तो वो फिर तफ्तीशी अपनी ओपिनियन देगा कि एफआईआर में तो ये हमने ये जुर्म लगा दिए थे, लेकिन अब जब मजीद बयान दिया है मुस्तगीस ने या मजीद जो गवाहान ने बयान दिया है या जो मैंने मजीद तफ्तीश की है, उसके नतीजे में अब ये जुर्म होना पाए गए हैं तो हम उसको इजाफा करते हैं, या ये जुर्म का कोई सबूत नहीं मिला तो इन जराइम को हम इन दफात को हज़्फ करते हैं, डिलीट करते हैं। जी सदाम। जी सर, मेरा ये सवाल था कि जो एफआईआर का कॉलम नंबर 5 है उसमें लिखी हुई है बात कि अगर डिले है ऑफेंस को रिपोर्ट करने में उसकी वजह बताई जाए। तो मैंने जब भी कोई एफआईआर पढ़ी है, ऑलमोस्ट किसी भी एफआईआर के अंदर डिले भी होती है तो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी होती इस कॉलम के अंदर। तो ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये कहाँ दी जाती है? बिल्कुल ऐसे इस वजह से डिले है। ये भी सवाल आपका बड़ा यूनिक है, इससे पहले हमने इस बात पे गौर नहीं किया। मैंने कॉलम नंबर 5 पढ़ा था, वाकई उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर ताखीर दरखास्त देंगे तो पता उस पर लिखा तो होगा ना जी, वकूआ फलां तारीख को हुआ, तो भाई दरखास्त देने अब आ रहे हो, वजह बताओ क्यों कि ये अब मैंडेटरी, उसका कॉलम नंबर 5 के मुताबिक ये मैंडेटरी है कि वो एक्सप्लेन लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? ये उसमें जो है कार्रवाई पुलिस में भी लिख सकते हैं, जब दरखास्त के आखिर में पुलिस अफसर कार्रवाई पुलिस लिखता है, या एफआईआर जब पूरी दरखास्त लिखने के बाद नीचे नोट भी दे सकता है कि कॉलम नंबर 5 में वजाहत का लिखा गया है, तो हमने जब मुद्दई से पूछा तो उसने ये वजाहत दी या उसने वजाहत देने से इनकार कर दिया। लेकिन लिखना चाहिए, आपका सवाल बहुत अहम है, लिखना चाहिए पुलिस वालों को। वजाहत नहीं दी तब भी लिखना चाहिए, एफआईआर में लिख देंगे या क्योंकि जो दरखास्त दी गई है ना वो भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो गायब नहीं हो सकती, चलान के साथ लगेगी। और जो एफआईआर है वो भी परमानेंट रिकॉर्ड है, तो उसमें भी लिखा जा सकता है, तो ये लिखना चाहिए। जी समरो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी जब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो हर बंदा जो एग्रीव्ड है वो सेक्शन 154 के तहत पहले एफआईआर करवाने की कोशिश करता है। अगर उसकी एफआईआर नहीं होती तो वो 22A 22B में जाता है, फिर भी नहीं होती तो वो फिर रिट पिटीशन 199 में जाता है। उसके बाद वो प्राइवेट कंप्लेंट सेक्शन 200 इस्तगासा की तरफ आता है। तो क्या कानून में ऐसी कोई बार मौजूद है, कोई प्रोविजन मौजूद है कि जिसमें ये कहा गया हो कि पहले वाली जो रेमेडीज हैं वो एग्जॉस्ट करके तो फिर बंदा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेगा, या एफआईआर के बजाय वो डायरेक्ट इस्तगासा भी फाइल कर सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। 154 में तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई जुर्म हुआ है तो उसकी फौरी इतला होनी चाहिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सबसे पहली इतला। अगर पुलिस अफसर नहीं दर्ज करता तो उसकी एक रेमेडी है कि वो आला पुलिस अफसर के पास जाएगा, डीएसपी के पास जाएगा, एसएसपी के पास जाएगा, आईजी तक जाएगा। और दूसरी उसके पास रेमेडी है इलाका मजिस्ट्रेट, उस थाने का जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसके पास भी जाएगा। 156 में उसको भी अख्तियार है कि वो एसएचओ को कहे कि आपने इसकी एफआईआर क्यों नहीं की, लेकिन उसको इन्वोक करने की बजाय हुकूमत ने 22A 22B का कानून बना दिया। हालांकि इन्वोक उसको होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन या पुलिस से मुतल्लिक तमाम अख्तियारात इलाका मजिस्ट्रेट को हैं, तो उसको ये पावर देनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो 156 की नहीं इन्वोक करना चाहता फिर वो 22A 22B में आके दरखास्त जस्टिस ऑफ पीस को भी दे सकता है। लेकिन अगर वो समझता है कि ये सारी रेमेडीज मेरे लिए जो है वो इतनी पावरफुल नहीं, पुलिस के खिलाफ करूंगा, पुलिस दूसरी पार्टी तकड़ी है, तो वो 154 में एफआईआर दर्ज करवाने की बजाय डायरेक्ट 200 सीआरपीसी सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत रिटर्न कंप्लेंट भी अदालत में डायरेक्ट दायर कर सकता है। अगर पुलिस से मायूस होकर भी कर सकता है और पर्चा कराए बगैर
भी 200 CRPC के तहत डायरेक्ट कंप्लेंट जाके कोर्ट में दायर कर सकता है। वो उसके सरसरी बयान लेंगे, अदालत उसमें इन्वेस्टिगेशन कराए, या इन्वेस्टिगेशन नहीं कराती तो डायरेक्ट मुल्जमान को एक्सेप्ट करके इस्तगासे को उन मुल्जमान को प्रोसेस इशू करके वैसा ही ट्रायल करेगी जैसा चलान आने के बाद ट्रायल होगा। तो बाज हमारे उस्ताद तो यही कहा करते थे कि इस्तगासे का स्टीयरिंग खुद कंप्लेनेंट के हाथ में होता है। तो अगर पुलिस से हैंकी पैंकी की तवक्को है तो आप पुलिस के पास अपना टाइम ज़ाया ना करें, डायरेक्ट रिटर्न कंप्लेंट करें। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि रिवाज है कि जब तक चटपटी चाट ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो जब तक पुलिस की गिरफ्तारियां ना हो, बरामदगियां ना हो, थाने में लोग जलील ना हो, दोनों पार्टियों की पंचायतें ना हो थाने में, कहने जी मज़ा नहीं आया, तो इसलिए लोग FIR की तरफ भागते हैं। वरना तो अदा कानून ने तो तमाम रास्ते दिए हुए हैं। कोई और आप लोगों की तरफ से, ये तो रूटीन में हमने तरतीब से पूछा, कोई और सवाल? सर इसमें ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हाँ। जो FIR है वो यूजुअली जो थाने में मुहर्रर होता है वो दर्ज करता है, वो रजिस्टर करता है, या मुहर्रर से हटकर कोई और पुलिस ऑफिसर भी FIR दर्ज कर सकता है? हाँ, या पुलिस ऑफिसर से हटकर कोई जुडिशरी का बंदा भी FIR दर्ज कर सकता है? नहीं। जैसे वो हम एलमन ले जाते हैं अदालत की डायरेक्शन से 491 CRPC, जब हम ABS लगाते हैं ना तो वो मुहर्रर जाता है, वो अपना जो रिकॉर्ड है वो सारा अपनी कबील में लेता है। तो इस तरह क्या वो मुहर्रर के थ्रू करवा सकते हैं? नहीं, FIR SHO का अख्तियार है। SHO या खुद कर सकता है क्योंकि वो थाने का इंचार्ज है, या वो मुहर्रर को हदायत दे सकता है, या ड्यूटी अफसर को। अब तो ड्यूटी अफसर आ गए, लेकिन वो किसी को भी अख्तियार दे सकता है, थाने के अमले में से किसी को भी, ASI को कह दे, खुद भी लिख सकता है। SHO तो इंतरा पुलिस अफसर भी लिख सकता है वो, लेकिन SHO की परमिशन दरखास्त का अभी तक FIR का जो अख्तियार है वो SHO तक का है। गो के तफ्तीश का अख्तियार ख़त्म हो गया, लेकिन पर्चा दर्ज होने तक SHO का अख्तियार। और जब गो के ये नहीं होना चाहिए, अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। जब तफ्तीश FIR का ताल्लुक तफ्तीश के साथ, आपने इन्वेस्टिगेशन का विंग अलग कर दिया, तो अब आप FIR का रजिस्टर और FIR का रोजनामचा भी जो है, एक रोजनामचा भी तफ्तीशी विंग को दे दें कि वो करें, वहां पर जाएं। FIR SHO को क्यों दी हुई है जी? और ड्यूटी अफसर आपने रखा हुआ है। और फिर जब तफ्तीश कंक्लूड हो जाती है तो 173 की रिपोर्ट को भी वेरीफाई SHO साहब करते हैं। SHO का तफ्तीश के साथ क्या ताल्लुक? 173 की फाइनल रिपोर्ट भी क्यों ओके करेगा SHO जी? फिर तफ्तीशी इंचार्ज नॉमिनेटेड है ना, लेकिन SHO की बदमाशी या उसका अख्तियार अभी तक कायम रखा हुआ है। तो एक और चीज थी जो डिस्कशन में वो आम है, वो सदाम आपी का कल सवाल था, और हमने कल ये फ्लोट किया था कि अगर वकुआ हुआ है फैसलाबाद में तो मुस्तगीस रहता है लाहौर में, तो क्या लाहौर में वो FIR दर्ज करवा सकता है? तो हमने इसको पुलिस रूल्स भी पढ़े थे आज, तो 24.3 था, हाँ चैप्टर 24.3 में ये कहा है कि लाहौर में बंदा थाने में रपट करवा सकता है कि जी मेरा घर फैसलाबाद में है तो वहां पर ये वकुआ हो गया, वो रोजनामचे में रपट करवा सकता है, लेकिन FIR किसी और जगह नहीं हो सकती। FIR उसी थाने की हदूद में होगी जिस थाने की हदूद में जुर्म सरजद हुआ है। ठीक हो गया? और एक और दूसरा आता है जीरो FIR। मुझे तो कानून में, मैंने तो ये व्लॉग्स में ही सुना है कि जीरो FIR होती है। शायद ये जिसका हमने हवाला दिया है 25.3 का, कि वो जीरो FIR का मतलब कि FIR नहीं लेकिन इतला, क्योंकि FIR भी इतला होती है, इतलाई रिपोर्ट होती है, और जो रिपोर्ट होती है वो भी इतलाई रिपोर्ट होती है। तो वो इतलाई रिपोर्ट जो किसी दूसरे थाने में दर्ज हो, रोजनामचे में दर्ज हो, तो क्योंकि वो FIR नहीं है 154 के तहत, तो उसका इस्तिलाही नाम या सिंबॉलिक नाम लोगों ने दे दिया कि ये जीरो FIR है। जीरो का मतलब नहीं, नेगेटिव, कि FIR नहीं है लेकिन इतला है, तो वो तो फिर ये इतला को जीरो FIR का नाम दे दिया गया। लेकिन जीरो FIR की, जिसमें FIR का लफ्ज इस्तेमाल हुआ हो, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट,
तो ये भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। रोजनामचा जो है, रपट रोजनामचा, किसी और थाने में किसी वकूए की इतला, ये FIR इन्होंने सिंबॉलिक किया कि 154 के तहत रजिस्टर में, उस FIR के रजिस्टर में इंदराज नहीं, लेकिन रोजनामचे रजिस्टर में जिस इतला का जिक्र हो वो जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जीरो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो उसको आप इस्तिलाह में जीरो FIR भी का नाम दे दिया। अगर इसके अलावा हमारे किसी दोस्त के पास इसकी इतला हो तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। उसके बाद बस एक रह गया आखिरी टॉपिक, क्रॉस वर्जन का। किसी बच्चे ने कहा था कि अगर एक ही वकूए का कोई दूसरा फरीक कहता है कि नहीं जी वकूआ इस तरह हुआ, असूलन तो पहले उसकी सेकंड FIR होनी चाहिए। क्यों कि मुल्ज़िम दोनों फरीक हैं, बाज़ एक भी हैं, लेकिन सेट ऑफ अक्यूज डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन वकूआ एक ही है। तो उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया कि क्रॉस वर्जन आप पहली FIR में दर्ज करेंगे और 2 चालान दे देंगे। अब 2 चालान का भी कानून में कहीं कोई जिक्र नहीं है, और उसका कोई सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वजाहत नहीं की कि जी अगर नहीं FIR नहीं होगी, क्रॉस वर्जन होगी, तो उसका जो चालान होगा वो किस प्रोविजन के तहत होगा। 173 के तहत तो एक ही रिपोर्ट तैयार होगी। ये जो दूसरी क्रॉस वर्जन की रिपोर्ट होगी ये किस प्रोविजन के तहत होगी, इसकी कोई वजाहत नहीं। असूलन तो इसकी सेकंड FIR होनी चाहिए और उसकी मुकम्मल रिपोर्ट होनी चाहिए, और दोनों चालान इकट्ठे, 2 अगर दावे कंसोलिडेट होकर इकट्ठे चल सकते हैं तो 2 FIR, अगर एक इस्तगासा और एक चला अपना एक तहरीरी इस्तगासा और एक FIR का चालान अगर इकट्ठे ट्रायल हो सकते हैं तो फिर 2 FIRों के 2 मुख्तलिफ चालान एक ही अदालत में क्यों नहीं ट्राई हो सकते। तो आप दोस्तों का, देखने वालों का शुक्रिया कि वो हमारा अगर ये चैनल देखते हैं, और आप दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग आए। आइंदा भी अगर आप लोगों को कोई सवालात पूछने हो तो आप ज़रूर आइएगा। हम ये ग्रुप डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे और इसकी वीडियो हम दोस्तों के लिए अपलोड करते रहेंगे। अब उनकी सवाबदीद है कि वो देखें या ना देखें, क्योंकि हमने ये अब नहीं रिक्वेस्ट करनी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें या हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ये अब एक फॉर्मल सी चीज़ें हैं। अच्छी लगेगी तो आप ढूंढ के कोई ना कोई चीज़, जो चीज़ अच्छी लगेगी आप देखेंगे, जो इन्फॉर्मेटिव होगी वो देखेंगे। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।